Are you able to see the PPT? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अभी गया दिखता है? नहीं नहीं है सर, दिखता है सर. मुझे नहीं दिख रहा ना. सर मग तुम्ही परत एकदा हे करा त्याला. Start with the prayer. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwarah, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmain Sri Gurave Namaha, Tasmain Sri Gurave Namaha. With due respect to Swami Kovalanand ji, today आज हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिसऑर्डर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं. डिसऑर्डर्स कौन सी है, उसमें हम योगा दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, दैट विल बी डिस्कसिंग टुडे. तो सबसे पहले हम लेंगे उच्च रक्तदाब यानी कि हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर. नाउ वी मस्ट हमें पहले व्हाट इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर वो मालूम होना चाहिए. तो इसलिए पहले आपको यहाँ पे दिखाया 110/70. तो 110 मतलब क्या होता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. और 70 जो होता है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है. और ये नॉर्मल है, लेकिन 140 के ऊपर सिस्टोलिक गया या डायस्टोलिक 90 के ऊपर गया, देन इट इज कॉल्ड हाई बीपी. सो ही हैज टू टेक ट्रीटमेंट फॉर हाई ब्लड प्रेशर. अभी ये ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है? व्हाट आर द कॉजेस ऑफ ब्लड प्रेशर इंक्रीज? एक है मेंटल टेंशन, मानसिक ताण तनाव. इसलिए आजकल बोलते हैं ना हम कि लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने कि 21वीं सदी है, 21st सेंचुरी ऑफ टेंशन. और इसलिए सबको आजकल टेंशन होता है, वर्किंग, नॉन वर्किंग, घर में बैठे वाला, वो सबको होता है. और टेंशन होने के बाद इट डिस्टर्ब द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है. देन ओबेसिटी, दिस इज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर. आजकल के जो हमारी नई जीवन पद्धति है उसके वजह से होता है, क्योंकि आजकल हम काम कम करते हैं, कष्ट कम करते हैं, लेकिन खाने का तो उतना ही खाते हैं. मैं जब स्कूल में था, मुझे याद है मेडिकल कॉलेज में भी था, तो मैं साइकिल पे कॉलेज जाता था 4 किलोमीटर डिस्टेंस पे. और मेरा ग्रैंडसन जूनियर केजी से वो गाड़ी में जाता है. तो दे डोंट हैव एनी एक्सरसाइज एट ऑल. तो एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन खाने का तो उतना है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्री बढ़ गया है. अलग अलग आप लोग रेसिपी देखते हैं वो टीवी पे और बनाते हैं और फिर लोग खाते हैं. फिर इनपुट इज नॉट बैलेंस विद द आउटपुट, एंड दैट इज व्हाई ओबेसिटी इज अगेन कमिंग इन. और ओबेसिटी आ गई तो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज वेट, हार्ट को जो है ज्यादा काम करना पड़ता है टू सप्लाई ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. लैक ऑफ एक्सरसाइज, नई जीवन पद्धति शैली ऐसी है कि हमें चलने की जरूरत ही नहीं है. हाई राइज बिल्डिंग है तो लिफ्ट है. ऑफिस जाने के लिए हम कार, टैक्सी इस्तेमाल करते हैं, लोकल का इस्तेमाल करते हैं. ऑफिस में जाके बैठते 10 से 5 एसी में, तो फिर दिन भर बैठे रहते, सेडेंटरी जॉब हो जाता है. सो एक्सरसाइज इज नॉट देयर. देन एजिंग इज ए नॉर्मल प्रोसीजर. What happens in aging? As age advances, the musculature of the blood vessels, it loses its elasticity. जब इलास्टिसिटी कम हो जाती है तो वेसल बिकम रिजिड, और रिजिड वेसल होगी तो उसमें से ब्लड पुश करने के लिए हार्ट को ज्यादा प्रेशर इस्तेमाल करना पड़ता है. दैट इज व्हाई द ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस. इन यंग एज व्हाट हैपेंस? द वेसल्स आर वेरी इलास्टिक. तो यदि हार्ट ने ब्लड पंप किया तो इजीली वो ब्लड वेसल से आगे निकल जाता है, लेकिन वही रिजिड होगी तो क्या होगा? उसको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है. दैट इज व्हाई एजिंग इज वन ऑफ द कॉज ऑफ द हाइपरटेंशन. एज एज एडवांसेस, slowly blood pressure goes on increasing. Then kidney disorders. Now kidney disorders, the angiotensin is secreted into the kidney. Now this renal angiotensin has got direct relation with the blood pressure. तो किडनी डिसऑर्डर में रेनल एंजियोटेंसिन सिक्रेशन कम हो जाता है, और वो कम हो गया है तो ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है. तो ये हो गए कॉमन कॉजेस ऑफ
उच्च रक्तदाब क्यों होता है। अभी उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं यदि हमने उसकी ट्रीटमेंट नहीं की तो व्हाट विल हैपन। तो कॉम्प्लिकेशन वन इज कार्डियक फेल्योर। कार्डियक फेल्योर मीन्स हार्ट विल स्टॉप फंक्शनिंग, it is contracting and it has to use more pressure for pumping the blood to whole of the body. So it contracts and finally what happens? It stops because it gets tired, exhausted. So that is called cardiac failure. Then heart attack. Now because of the rigidity of the vessels and because of the pressure increasing, sometimes the blood clot may be formed which is getting dislodged and coming into the coronary artery, and it may block the coronary artery and patient may get heart attack. Then stroke. Our brain has got, हमारे ब्रेन को जो है ब्लड सप्लाई होता है, तो यहाँ से कैरोटिड आर्टरी, आप यहाँ पे हाथ रख के देखिए, पल्सेशन लगते है कि देखो आपको, यहाँ पे हाथ रखो, यस, जिनका वीडियो ऑन हाथ रख के दिखाए मुझे, कहाँ पे रखा है मैंने हाथ, कैन यू फील द पल्सेशन, पल्सेशन फील होते क्या आपको, होते है ना। तो दिस इज कॉल्ड कैरोटिड आर्टरी। अब ये कैरोटिड आर्टरी ऊपर जाती है ब्रेन में और वहां पे उसके और ब्रांचेस होते हैं, और जब अल्टीमेटली वो ब्रेन को सप्लाई करती है, दैट आर्टरी इज वेरी थिन, डेलिकेट। अभी हार्ट कहाँ पे, यहाँ पे है, और यहाँ से वो पंप करता है ब्लड, तो ज्यादा प्रेशर कौन महसूस करेगा, ये आर्टरी महसूस करेगी। तो यदि ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो क्या होगा कि पहला ब्रंट किसके ऊपर आएगा, जो छोटी छोटी आर्टरीज है ब्रेन को सप्लाई करते उनको आ जाएगा। और इफ द ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस सडनली, द आर्टरी में दैट इज कॉल्ड कैपिलरीज, द कैपिलरी में burst open because of the high pressure. It cannot sustain because they are very delicate. To sustain the pressure, the wall of the artery should be strong enough. But in the brain, at the terminal part, when it are supplying to the small part of the brain, they are very delicate and they cannot sustain the pressure of this high blood pressure, and that is why they burst open. And once they burst open, there is a bleeding or hemorrhage, and that hemorrhage, that blood, it presses the brain, and that is why patient gets stroke. What happens in stroke? Patient develops inability to move one side of the body. अर्धांग वायु का झटका आ गया तो हम क्या कहते हैं कि उसको राइट साइड पैरालाइज हो गया, राइट साइड, राइट हैंड, राइट लेग ही कैन नॉट मूव। क्यों नहीं मूव कर सकता है? क्योंकि जो ब्रेन का हिस्सा इस इलाके को नियंत्रित करता है, उसके ऊपर ब्रेन के हिमोरेज होने की वजह से प्रेशर आ जाता है, इट स्टॉप्स फंक्शनिंग, और इसीलिए यहाँ पे पैरालिसिस हो जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए, यहाँ पे ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए। वो ब्लीडिंग कब नहीं होगा, जब आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा नहीं, और उसके लिए हम क्या करते हैं फिर हम आगे देखेंगे। अभी सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है, ये लक्षण इसलिए बार बार मैं बताता हूँ हमेशा, क्योंकि कई लोग इग्नोर करते हैं, इनको ध्यान में नहीं आता है कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। और कई ऐसे पेशेंट मेरे पास एडमिट होते थे, बेहोश कंडीशन में लाके एडमिट हो गए, फिर हमने देखा कि उसका एक साइड का ब्रेन पैरालाइज प्रेस हो गया और उसको पैरालिसिस हो गया है। फिर हम उससे पूछते हिस्ट्री, ही इज अनकॉन्शियस, तो घर वालों को पूछते, घर वाले बोलते कुछ नहीं, ठीक है, कुछ तकलीफ नहीं थी उसको। फिर जब वो होश में आता है कभी, तो बाद में बोलता है नहीं मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब डिटेल हिस्ट्री लेते हैं तो तभी कभी कभी उसकी वाइफ बोलती है कि वो रोज एनासिन की गोली खाता था। अभी एनासिन की गोली क्यों खाता था, तो रोज उसको माइल्ड हेडेक होता था, सर दर्द होता था। फिर वो सोचता था सर दर्द हो गया, चलो दुकान में जाओ, एनासिन का एक पैकेट लाके रखता था, एनासिन गोली खाता था। तो दैट इज व्हाई आई एम गिविंग स्ट्रेस। यदि आपको कभी बार बार हेडेक होता है, मतलब हफ्ते में एक आध बार हो गया, ठीक है। यदि आपको सर्दी जुकाम हो गया होगा, उस वजह से हेडेक हो गया, ठीक है। यदि आपको कभी काम का ज्यादा प्रेशर हो गया, टेंशन हो गया, सर दर्द हो गया, ठीक है। लेकिन यदि ये हफ्ते में 3-4 बार होने लगा और लगातार ऐसा
चलते रहा, तो इसका मतलब है कि आपने ढूंढना चाहिए कि इसका कारण क्या है। और ऐसे समय यदि आप ब्लड प्रेशर चेक करोगे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलेगा, और यदि उसी समय आप उसका इलाज करेंगे, ब्लड प्रेशर नॉर्मल में रहेंगे, तो आपको स्ट्रोक आने की चिंता नहीं रहेगी। तो डोंट इग्नोर हेडेक, मामूली सर दर्द है लेकिन रोज हो रहा है तो ब्लड प्रेशर चेक करो। गिडीनेस, कभी कभी आप चलते चलते बैठे बैठे ऐसा आपको लगता है कि ब्लैकआउट हो गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, 1 सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हुआ, लेकिन हुआ, तो दैट माइट बी द रीजन। वो समय ऐसा हुआ होगा कि आपका ब्लड प्रेशर शूट हो गया होगा एक आधे मिनट के लिए, और इसलिए यहाँ पे ब्लैकआउट हो गया, और इसलिए आपको गिडीनेस आ गया, ब्लड विजन हो गया। तो चेक करो आपका ब्लड प्रेशर। ये शुरुआत में क्या होता है कि मामूली हेडेक, मामूली गिडीनेस, ब्लड विजन, तो ये टेम्पररी, क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वापस नॉर्मल आ जाता है। लेकिन यदि आप ये ध्यान में नहीं देंगे, उसके तरफ इग्नोर करेंगे, तो आगे चल के क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ते जाता है, और फिर कभी कभी सडनली बढ़ जाता है, और फिर अर्धांगवायु का झटका आता है। देन ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, नाक, ये नाक के अंदर यहाँ पे बहुत पतला आवरण रहता है, यहाँ पे जो नसें है ना, दे आर ऑल्सो वेरी डेलिकेट, एकदम मुलायम बारीक रहती है। यदि आप भी ऐसा कभी इसको जोर से खरोचो, देखो क्या होता है, आपको ब्लीडिंग हो जाता है। तो ये क्यों होता है? या कभी आपको बहुत सर्दी हो गई और आपने जोर से खांसा, तो कभी कभी खून आता है, तो ये जो डेलिकेट है ये फट जाती है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ब्रेन में जो आखिरी की जगह पहुंचाने वाली जो कैपिलरी है, वो ब्लड प्रेशर बढ़ने से फट सकती है, और यहाँ पे ब्लीडिंग हो सकता है। उसी प्रकार यहाँ पे जो नस है वो एकदम डेलिकेट है, तो यदि ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो कभी किसी को यहाँ से खून आ सकता है। तो ये ध्यान में रखो कि यदि आपको हेडेक हो गया, गिडीनेस हो गया, चक्कर आ गई, या आंखों के सामने अंधारे आ गई, या नाक में से खून आ गया, तो प्लीज ब्लड प्रेशर चेक करो। शायद आपका ब्लड प्रेशर 1 मिनट के लिए बढ़ा होगा, बाद में नॉर्मल आया होगा, तो फिर लगातार 2-3 दिन चेक करते रहो। अभी ये पेशेंट हम योगा उसको दे सकते हैं, लेकिन कब दे सकते हैं? पहले उसको ब्लड प्रेशर कंट्रोल में लाना है। ब्लड प्रेशर का पेशेंट यदि आपको मिलता है, आप उसको पूछो कब से ब्लड प्रेशर, वो कहेगा हो गया 4 साल से। अच्छा, कैसे क्या मालूम हो गया? तो आपको बताएगा, अरे क्या हो गया, उस दिन मैं ऑफिस जा रहा था और एकदम चक्कर आके मैं गिर गया, और फिर डॉक्टर के पास लोग लेके गए, मुझे ब्लड प्रेशर देखा तो 170/110 मिला, 170 और नीचे का 110, और फिर मुझे दवाई चालू कर दी। अच्छा, दवाई चालू की तो फिर क्या किया ना, उन्होंने पहले एक दिन दवा दी, फिर बोला 3 दिन के बाद वापस आओ, फिर उन्होंने ब्लड प्रेशर चेक किया, फिर देखा कि अरे अभी तक कम नहीं हो गया, फिर उन्होंने क्या किया, और एक गोली बढ़ा दी। ऐसे 3-4 दिन चला, और फिर बाद में बोला कि हाँ इतनी दवाई ठीक है, अभी यही चालू रखो, एंड देन आई एम कंटिन्यूइंग सेम मेडिसिन। मतलब क्या किया डॉक्टर ने, उसने ट्रायल किया, पहले उसको दवाई दी, देखा ये एक गोली इसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल लाने में मदद करती है क्या। यदि वो नहीं करती है तो 3 दिन के बाद में देखा कि ब्लड प्रेशर हाई है, तो उसने और एक गोली बढ़ा दी। फिर उसने 2 गोली करने के बाद उसको फिर 4 दिन के बाद बुलाए, फिर देखा उसने कि अभी ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। फिर उसने क्या कहा, नाउ दिस इज योर एंटी हाइपरटेंसिव डोज, ये आपको दवा हमेशा लेना है, और 3 महीने के बाद मुझे आके बताओ। सो व्हेन ही हैज बीन कंट्रोल्ड विद द मेडिसिन, जब उसे दवाई से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ गया, और उसे बताया गया कि अभी ये गोली आप हमेशा के लिए लेते रहो, तो दैट टाइम आप योगा स्टार्ट कर सकते हैं उसे। उस समय हम उसको योगा का अभ्यास दे सकते हैं। देन ये अगेन ध्यान में रखो, इसलिए मैं यहाँ पे बोल्ड लिखा, हैज टू कंटिन्यू मेडिसिन एडवाइज बाय द ट्रीटिंग डॉक्टर। वो सेंटेंस मैं हमेशा दोहराता हूँ, आज भी दोहराऊंगा। मैं कई और एंथुजियास्टिक टीचर देखे हैं कि वो सब हो गया, फिर बताए वो गोली फेंक दो डस्टबिन में, ब्लड प्रेशर की गोली जहर है, वो फेंको मेरे सामने डस्टबिन में। अब आप मेरे पास आ गए, चिंता नहीं, आप ठीक हो जाओगे। आप सिर्फ क्लास में बैठ के
और 2 दिन योग का अभ्यास करके आपका शरीर के ऊपर, हार्ट के ऊपर, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर उसका असर नहीं आएगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आएगा। और पेशेंट फॉल्स बिलीफ में रहेगा कि मैं योग कर रहा हूँ, गोली दवा बंद कर दिया तो अच्छा हो गया, मेरे पैसे बच गए, दवा खाने को जहर है, नहीं खाने का है, और फिर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहेगा, बढ़ गया, और एक आध दिन अर्धांग वायु का झटका आ गया, और फिर वो कहेगा अरे मैं तो योग करता था लेकिन अर्धांग वायु का झटका आ गया। अरे योग में कुछ मतलब नहीं है, तो योग बदनाम होगा। इसीलिए उसे दवाई चालू रखना है, योग का अभ्यास देना है। जैसे जैसे वो योग का अभ्यास करेगा वैसे वैसे उसके हार्ट के ऊपर, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर उसका परिणाम होते जाएगा, फिर उसका ब्लड प्रेशर कम आएगा। फिर गोली दवा कब कम होगी? जब नेक्स्ट टाइम वो डॉक्टर के पास फॉलोअप के लिए जाएगा, जब जैसे उसको हर 1 महीने में या 3 महीने में बुलाते हैं, उस समय यदि उसका डॉक्टर ब्लड प्रेशर चेक करेगा, अरे बोलेगा वो 100 हो गया है, 100/60 हो गया, फिर वो कहेगा ऐसा करो तुम सवेरे की गोली आधी कर दो। तो लेट हिम कंट्रोल द मेडिसिन, लेट हिम रिड्यूस द डोज। आप डोज रिड्यूस नहीं करेंगे या बंद भी नहीं करेंगे। तो दिस इज रिगार्डिंग हाइपरटेंशन। अभी इसमें हम क्या क्या दे सकते हैं? आसनाज ऑन लाइंग डाउन पोजीशन, पीठ के ऊपर लेट के हम शवासन, अर्धा हलासन, पवन मुक्तासन, क्रोकोडाइल पोजिशंस। अभी ये हम अर्धा हलासन लिखा है क्योंकि हाइपरटेंशन में क्या होता है, हार्ट के ऊपर प्रेशर है, इसलिए हम आसन ऐसे ही देंगे जिसके ऊपर, जिसमें हार्ट के ऊपर प्रेशर नहीं आता है, इसलिए हम लाइंग डाउन लिए है ऑन बैक, पीठ के ऊपर लेट के करेंगे। पेट के ऊपर लेट के नहीं करेंगे क्योंकि पेट के ऊपर लेटेंगे तो क्या होगा, आतड़ी के ऊपर प्रेशर आएगा, और आतड़ी क्या करेगी, डायफ्राम को ऊपर प्रेस करेगी। डायफ्राम के ऊपर क्या है, हृदय है, तो उसके ऊपर प्रेशर आ जाएगा। इसलिए पेट के ऊपर लेट के हम कोई भी आसन नहीं करेंगे। पीठ के ऊपर लेट के हम अर्धा हलासन एज पर इज कैपेसिटी। पवन मुक्तासन हम एक एक पैर से करेंगे, दोनों पैर से साथ में नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों पैर से करेंगे तो फिर पेट के ऊपर प्रेशर आएगा, तो हार्ट के ऊपर प्रेशर आ सकता है। फिर सिटिंग में दंडासन, वज्रासन, पर्वतासन, गोमुखासन, वक्रासन, ब्रह्म मुद्रा, ये हम उसे दे सकते हैं। ब्रह्म मुद्रा गर्दन की इसके लिए, और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस यूजुअली काफी पेशेंट में होता ही है। फिर आसनाज इन स्टैंडिंग, स्टैंडिंग में हम ताड़ासन देंगे, चक्रासन देंगे, त्रिकोणासन देंगे। मेडिटेटिव में पद्मासन, यदि वो बैठ सकता है तो, नहीं तो हम सुखासन में उसे बैठा सकते हैं। प्राणायाम में प्राण धारणा, सांस प्रश्वास के ऊपर ध्यान देना है। उज्जयी, फिर शीतली, शीतली का हमने स्पेशल अभ्यास किया है, और हमने एज ए पायलट स्टडी की थी, तो 20 टाइम्स शीतली का अभ्यास देने से ब्लड प्रेशर काफी मात्रा में कम हो गया। नॉर्मल हम स्टूडेंट्स में अभ्यास किया था और देखा था कि शीतली करने से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 10 मिलीमीटर ऑफ Hg कम हो गया, मर्क्यूरी, और डायस्टोलिक जो था वो 2 से 5 मिलीमीटर तक कम हो गया। तो हाइपरटेंसिव में तो डेफिनेट कम हो जाएगा और उनको राहत मिल सकती है। चंद्रभेदन, इनहेल विथ लेफ्ट एंड एक्सेल विथ द राइट, एक्सेल विथ द राइट, दिस 3 राउंड्स। चंद्रभेदन से शीतकारक क्रिया है। फिर क्रिया योग, अनुलोम विलोम, ओंकार, गायत्री। यदि आप हिंदू रिलीजन नहीं होगे तो आमीन आमीन कर सकते हैं, गायत्री के बजाय दूसरा सिमिलर मंत्र जैसे नवकार मंत्र है वो भी आप चैंट कर सकते हैं। अनुलोम विलोम 10 बार करना है, ओंकार 10 बार करना है, और गायत्री का चैंटिंग 10 बार करना है। अनुलोम विलोम ये जितना स्लो हम करेंगे उतना हमें फायदा ज्यादा मात्रा में होगा। तो स्लो इनहेलेशन एंड स्लो एक्सहेलेशन। इनिशियली वी कैन डू सेम स्पीड। कुंभक हमें यहाँ पे देना नहीं है, सो यू डोंट आस्क हिम टू स्टॉप आफ्टर इनहेलिंग और एक्सहेलिंग। बाह्य कुंभक या अंतर कुंभक दोनों भी हमें उसे देना नहीं है। ओंकार, ओम का उच्चारण करना है। म का उच्चारण करते समय इट शुड बी लिटिल बिट नेजल। जितना हम स्लो ओंकार करेंगे उतना हमें, मकार जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम होगी, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ेगी। शुद्धि क्रिया में हम कपालभाति एज पर कैपेसिटी, और यहाँ पे हम
फोर्सफुल एक्सलेशन नहीं देंगे, वी विल गिव लाइट विदाउट फोर्सफुल एक्सलेशन। यहाँ पे जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था कि पेट के नीचे के जो हिस्सा है उसे हम ट्रेडिशनल कपालभाति में फोर्सफुल एक्सलेशन में पेट को अंदर खींचते हैं जोर से, लेकिन यहाँ पे हम वो नहीं करेंगे, विल डू सिंपल कपालभाति। देन जलनीति, बिकॉज जलनीति इज द एंट्री गेट ऑफ द एयर, so both the nostrils should be open, that's why we will do Jalniti. Then coming to the next common heart diseases, acute coronary diseases. Now acute coronary diseases, in this heart attack जो commonly हमें मालूम है terminology, तो इसमें ISD आपको पेपर्स पे अलग अलग लिखा, हार्ट अटैक कहीं पे लिखा नहीं मिलेगा, आपको क्या डायग्नोसिस मिलेगा, ISD मतलब इस्चेमिक हार्ट डिसीज, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन दैट इज MI या अनस्टेबल अंजाना, ये सभी भी हार्ट अटैक के अंदर ही आते हैं। तो जब आप पेशेंट का पेपर देखेंगे तो वहां पे आपको हार्ट अटैक ये वर्ड नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा कोरोनरी डिसीज, कोरोनरी डिसऑर्डर और ISD, MI और अनस्टेबल अंजाना। नवी इसमें होता क्या है, ब्लड फ्लोइंग टू द हार्ट थ्रू द कोरोनरी आर्टरीज इज लेस, वहां पे कोई ब्लॉक होने की वजह से हार्ट को कोरोनरी आर्टरी से ब्लड सप्लाई सही ढंग से नहीं होता है और इसीलिए फिर हार्ट अटैक आता है। इट ऑकर्स ड्यू टू सम काइंड ऑफ ब्लॉक इन द कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी जो है जो ब्लड सप्लाई करते हैं हृदय को, उसमें ब्लॉक आने की वजह से हो सकता है। अभी इसके कारण क्या है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ हार्ट अटैक, मेंटल स्ट्रेस, अगेन सेम मोस्ट कॉमन तान तनाव, देन एथेरोस्क्लेरोसिस, ये एजिंग प्रोसेस से हो सकता है या ज्यादा मात्रा में जब ऑयली खाना खाते हैं कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होता है, तो फिर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब जो शुद्ध रक्तवाहिनी है उसमें जो 3 लेयर रहते हैं, आवरण रहते हैं, उसमें कैल्सिफिकेशन हो जाता है, पहले एक कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है और फिर उसका कैल्सिफिकेशन हो जाता है, और एथेरोस्क्लेरोसिस होने की वजह से जो डायमीटर है रक्तवाहिनी का वो कम हो जाता है, समझो नॉर्मली इतना चाहिए था वो छोटा हो जाता है, बिकॉज ऑफ द एथेरोस्क्लेरोसिस थिकनिंग ऑफ द वॉल ऑफ द आर्टरी। देन हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, हेरिडिटरी, हेरिडिटरी ये सभी लोगों को हेरिडिटरी नहीं होता है, वो 10-15% हो सकता है, लेकिन अभी किसी को हो गया ब्लड प्रेशर, आपने पूछा क्यों भाई तेरा ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ गया, वो क्या कहता है, नहीं वो क्या है मेरे नाना को, दादा को, डैडी को, मम्मी को, सबको था ना, तो आनुवंशिक है। लेकिन हमने जो आजकल लाइफस्टाइल बदली की है उसको कोई एट्रीब्यूट करने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन ये कारण लाइफस्टाइल बदलाव की वजह से है। हेरिडेटरी आनुवंशिक 10% हो सकता है। ओबेसिटी, एज आई टोल्ड यू, ओबेसिटी में ज्यादा फैट डिपोजिशन होने में शरीर के ऊपर कहीं कहीं पे, तो ब्लड हृदय को ज्यादा मात्रा में काम करना पड़ता है इन ज्यादा मात्रा में जो फैट है उसको ब्लड सप्लाई करने के लिए। देन स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग हैबिट्स, स्मोकिंग, टोबैको, सिगरेट, तो टोबैको जो है इट कंसिस्ट ऑफ 4000 टॉक्सिक मटेरियल। सबसे इंपॉर्टेंट जो है निकोटिन। अभी निकोटिन क्या करता है, निकोटिन स्पाज्म करता है, थरथराट करता है। ये जो आर्टरी है ये ऐसी अकुंचन प्रसरण होती है, उसको कहते हैं स्पाज्म। So this is because of the smoking. Then sedentary job looking leading to lack of physical exercise. Side effects of modern luxurious life, as I told you, कि हम लोग एक्सरसाइज कुछ करते नहीं है, शरीर को कुछ हलचल नहीं है, एक्टिविटी कम हो गई है, और इसी वजह से हमें जड़त्व आता है और फिर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज मिलने को आ जाते हैं। एंड लास्टली अगेन इमोशंस, इमोशंस ये इट एक्ट्स थ्रू हाइपोथैलेमस, थैलेमस, पिट्यूटरी, तो इमोशंस कंट्रोल करना काफी महत्वपूर्ण है। तो दीज आर द ऑल कॉजेस ऑफ द हार्ट डिसीज। ये हार्ट का चित्र बता रहा हूँ, ये कोरोनरी आर्टरी, दिस इज अ कोरोनरी आर्टरी विच सप्लाइज ब्लड टू द हार्ट। ये 4 चेम्बर्स होते हैं हार्ट में,
ये उसके वॉल्स है। ये वापस जब वॉल्यूलर डिसीज के बारे में बात करेगा तभी मैं आपको बताएगा। दीज आर द वॉल्स। यहाँ से ब्लड यहाँ आता है, तो ये जब बंद होता है तो ये वॉल उसको बंद करते हैं, फिर ये ब्लड यहाँ से इधर जाता है। तो ये जब ब्लड यहाँ से इधर जाता है तो ये वॉल बंद होना चाहिए, नहीं तो ब्लड वापस रिटर्न नहीं जा सकता है, इसलिए ये वॉल होता है। अभी ये पंप सही ढंग से काम करता होगा तो शरीर के दूर के इलाकों को खून का सप्लाई बराबर होगा, और नहीं करेगा तो क्या होगा, वहां पे बीमारी निर्माण हो सकती है। तो हार्ट को खून सप्लाई कौन करता है, ये कोरोनरी आर्टरीज करती है। और ये कोरोनरी आर्टरी में यदि कुछ ब्लॉक हो गया, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आर्टरी ब्लॉक हो गई, तो ये हार्ट का पार्ट जो है इट हैज बिकम टोटली डेड, एकदम काला हो गया, वहां पे कोई भी एक्टिविटी नहीं बची। और फिर हम उसे कहते हैं कि हार्ट अटैक आ गया। फिर उसे ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं, पट्टे के ऊपर दौड़ के देखते कुछ तकलीफ है क्या। यदि स्ट्रेस पॉजिटिव होगी तो फिर हम आगे क्या करते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं, ब्लॉकेज जैसे के देखते हैं। और यदि ब्लॉकेजेस हो गए तो फिर उसे बाईपास करने के लिए कहा जाता है। अभी ये मैं आपको बात कर रहा था एथेरोस्क्लेरोसिस, ये कैसे दिखता है आपको, ये शुद्ध रक्त वाहिनी है, और ये जो इसके लाइनिंग है, यहाँ पे ये कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया और फिर उसमें कैल्सिफिकेशन हो गया। अभी यहाँ पे जो ल्यूमेन है ये नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, छोटा हो गया, दैट मीन्स इट हैज बिकम ए ब्लॉक। तो यहाँ पे खून कम मात्रा में जाएगा, फिर ऑक्सीजनेशन सही नहीं होगा, ऑक्सीजनेशन सही नहीं होगा तो फिर हार्ट अटैक आ सकता है। अभी एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया। अभी अंजाना में क्या होता है, ये फैटी टिश्यू डिपॉजिट हो गई, कोलेस्ट्रॉल फैट डिपॉजिट हो गया, फिर स्पाज्म आ गया, समझो आर्टरी, तो टेम्पररीली कभी कभी चेस्ट पेन होता है। इसलिए अंजाना पेन कैसा रहता है, पेशेंट कहता है मुझे अभी बहुत दर्द हो रहा है, और फिर थोड़ी देर के बाद आधे एक घंटे के बाद पूछे कि हाँ कुछ तो दर्द हुआ था लेकिन अभी ठीक है, तो उस समय क्या हो गया कि ये आर्टरी वापस नॉर्मल हो गई। मतलब नॉर्मल हो गई मतलब ये डिपोजिशन नहीं निकल गया, लेकिन जो थरथराटी कुंचन प्रसरण था वो नहीं हो रहा था, इसलिए वापस उसे ठीक महसूस हुआ। और लेकिन यदि ये एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया और यहाँ पे ये जो है थ्रोम्बस कहते हैं, उसको प्लाक कहते हैं, ब्लड क्लॉट होने की वजह से वो गुठली तैयार हो जाती है, और वो गुठली खून में से सर्कुलेट होते 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 आगे चलते चलते यदि कोरोनरी आर्टरी तक पहुंच गई और यहाँ पे वो फिक्स हो गए, ब्लॉक हो गए, तो क्या होगा, आगे का खून का रास्ता बंद हो गया, और फिर हमें उसे कहते कि हार्ट अटैक आ गया, और फिर उसे ऑपरेशन करने के लिए भेजा जाता है। अभी ये कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक क्यों होती है, तो पहला कारण मैंने आपको बताया स्पाज्म, ये यहाँ पे देखो छोटी हो गई स्पाज्म की वजह से। फिर थ्रोम्बस, खून की गुठली जो तैयार हो गई वो यहाँ पे आके फंस गई, और फिर यहाँ पे एम्बोलिज्म, ये यहाँ से सटक गई, आगे चली गई, तो आगे और छोटी आर्टरी के ऊपर जाके वहां पे ब्लॉक हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड एम्बोलिज्म। थ्रोम्बस गुठली होना, वो यहाँ पे छोटे रास्ते पे ब्लॉक हो गई और यहाँ से सटक के आगे चली गई, तो उसको कहते हैं एम्बोलिज्म, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। सो ये आर्टरी ब्लॉक हो गई। सो दीज आर द कॉजेस ऑफ आर्टरी गेटिंग ब्लॉक। अभी दर्द कैसे रहता है, दर्द बहुत सीवियर होता है, पेशेंट आपको बताएगा अरे ऐसा पेन दर्द मुझे कभी नहीं हुआ था। It will start in the chest and it will go to the left side of the arm. This is usual presentation. Patient कहेगा कि मुझे छाती में दर्द होने लगा और लेफ्ट हाथ में वो गया। See, you can see the face. एकदम ऐसा लगता है कि चोकिंग सेंसेशन, स्ट्रैंगलिंग, कोई मुझे गला दबा रहा है, या छाती में मुझे ऐसा बहुत हेवी मालूम हो रहा है, टाइटनेस, स्क्वीजिंग, एंड उसका आवाज एकदम आवाज नहीं निकलेगा। तो ये है सिम्टम्स, लक्षण हार्ट अटैक के। कंस्ट्रिक्टिव चोकिंग पेन, क्रशिंग, एगोनाइजिंग पेन, ब्रेथलेसनेस, कभी कभी पेशेंट को दम लग जाएगा, तो ये सब सिम्टम्स यहाँ पे दिए मैंने। फिर उसका पल्स रेट रैपिड या स्लो हो जाएगी। अपेक्स बीट जो रहता, अपेक्स बीट मतलब जब हम छाती को कान लगा के सुनते हैं तो हार्ट बीट सुने जाता है, उसको अपेक्स बीट कहते हैं। तो अपेक्स बीट सुनने में नहीं आएगा, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा या कभी कभी नॉर्मल हो सकता है। अभी दीज आर द मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स।
हमने देखा क्या क्या कारण देखे थे, सिर्फ वापस एक बार दोहराता हूँ मैं। हाइपरलिपिडीमिया, ज्यादा मात्रा में ऑयली खाना खाया, फैटी खाना खाया तो हाइपरलिपिडीमिया हो जाता है। फिर काम नहीं किया तो जड़त्व हो जाता है, ओबेसिटी हो जाती है। एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो गई तो फिर ब्लड प्रेशर कभी बढ़ जाता है, तो दैट आल्सो कैन लीड टू हार्ट अटैक। स्ट्रेस, इमोशन, दोनों भी दे विल एक्ट ऑन sympathetic and parasympathetic system and they will cause the heart attack. मास्टरली इनएक्टिविटी, दिन भर सेट के जैसा बैठे रहना, स्मोकिंग, एंड यदि ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो शायद आगे चल के हार्ट अटैक आ सकता है। तो ये सब कारण क्या है? दिस आर मॉडिफाइबल, मतलब ये हम बदली कर सकते हैं, हम इसको टाल सकते हैं, इसलिए हम इसको नाम दिया है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। अभी नॉन मॉडिफाइबल कौन से है? हेरिडिटरी, अनुवंशिक, इसको हम बदली नहीं कर सकते, वो आने का है तो आइएगा जाएगा, लेकिन हम योग का अभ्यास करके उसे टाल सकते हैं या उसे आगे ढकेल सकते हैं। यदि आप अभ्यास नहीं करेंगे, अनुवंशिक होगा तो 40 साल में आपको ब्लड प्रेशर आ जाएगा, लेकिन यदि आप योग का अभ्यास रेगुलर करेंगे तो आप 60-70 तक उसको दूर ढकेल सकते हैं। तो दिस इज अनुवंशिक। फिर एज, जैसे एज बढ़ता है, मैंने बताया कि जो वेसल है, रक्तवाहिनी, वो रिजिड होने लगती है, इलास्टिक होने लगता है, इलास्टिसिटी कम हो जाती है और इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और फिर सेक्स, इन फीमेल्स, लेडीज में जब तक उनको मेंसेस आते हैं तब तक उन्हें एस्ट्रोजन सिक्रीशन ब्लड में होते रहता है, और एस्ट्रोजन इज ए बफर, इट गिव्स द प्रोटेक्शन फ्रॉम गेटिंग हार्ट अटैक। लेकिन जैसे मेंसेस बंद हो जाते हैं तो एस्ट्रोजन सिक्रीशन कम हो जाता है, देन दे हैव गॉट इक्वल चांसेस ऑफ गेटिंग हार्ट अटैक। मेल और फीमेल में फिर कुछ फर्क नहीं रह सकता है। तो ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है। फिर प्रेसिपिटेटिंग क्या है? अभी किसी को ब्लड प्रेशर आ गया होगा तो यूजुअली हम क्या कहते हैं, अरे उसको कुछ डरावनी चीज मत बताओ या उसको कुछ बैड न्यूज मत सुनाओ, नहीं तो उसको हार्ट अटैक और ये हो जाएगा। तो हम उसे तान तनाव से बचाते हैं, तो ज्यादा स्ट्रेस नहीं देते। और कभी उसको कुछ हो गया, नहीं नहीं तुम शांत रहो, विचार मत करो, कुछ सोचो मत, ऐसा क्यों बताते हैं? डोंट टेक एनीथिंग टू द ब्रेन। फिर हार्ट अटैक आ गया और वो फिर ठीक हो गया और फिर गाड़ी चलाने लगा और फिर गाड़ी बंद हो गई, तो भूल से भी गाड़ी खुद धकेलने की कोशिश मत करो, बिकॉज यू आर स्ट्रेनिंग योरसेल्फ। देन एक्सपोजर टू द कोल्ड, यदि हार्ट अटैक आया होगा, आपको मालूम होगा यदि कि अमरनाथ यात्रा और दूसरा क्या हो, कैलाश मानस सरोवर यात्रा, उसमें चेकिंग होता है। अमरनाथ में नहीं होता है, लेकिन कैलाश मानस सरोवर यात्रा में चेकिंग होता है। तो वो क्या देखते हैं कि आपको कभी ब्लड प्रेशर था, का हार्ट अटैक आया था, को वो देखते हैं। यदि हार्ट अटैक आके गया होगा तो उसे मना करते हैं। क्यों मना करते हैं? क्योंकि जैसे आप ऊंचाई पे जाओगे तो वहां पे ठंड ज्यादा बढ़ती है, एक्सपोजर टू कोल्ड बढ़ जाता है, एंड चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेसिपिटेशन ऑफ द हार्ट अटैक हो सकता है। और ऐसे हिली एरिया में आपको हार्ट अटैक आ गया और फिर कौन वहां पे दवाई देगा? इसलिए उनको जाने के लिए मना कर देते हैं। हार्ट अटैक आए हुए पेशेंट ने ज्यादा हेवी मील खाना नहीं चाहिए एक ही टाइम। क्यों नहीं खाना चाहिए? कोई बता सकता है मुझे? अनम्यूट करके बताइए। प्रेशर, पेट पे प्रेशर आएगा, फिर उसका प्रेशर लंग्स पे, हाँ, पेट पे प्रेशर आएगा, पेट के प्रेशर से ऊपर प्रेशर हार्ट और लंग्स पे जा सकता है। अच्छा, और कुछ कारण? एथेरोस्क्लेरोसिस भी है, मींस ज्यादा। अच्छा, और कुछ? सर डाइजेशन के लिए ज्यादा एनर्जी उसको खर्ची करनी पड़ेगी। एनर्जी क्या, यू आर राइट, बट वर्ड एनर्जी कहाँ से आएगी? ब्लड सर्कुलेशन सर्कुलेशन अच्छा नहीं होगा। So the answer is, if you take heavy meal, ज्यादा खाना खाओगे तो आंतड़ियों को ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो आंतड़ी क्या करेगी? ज्यादा खून खींच लेगी यस करेक्ट। सर्कुलेशन से। यदि ज्यादा खून खींच लिया तो फिर क्या होगा? ब्रेन को खून ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, हार्ट को ब्लड सप्लाई कम हो गया जाएगा। और यदि हार्ट पहले अटैक आके वीक है और उसमें उसका और ब्लड सप्लाई कम हो गया तो क्या हो सकता है? वापस हार्ट अटैक आ सकता है। इसलिए
पहले पेशेंट को हम बताते कि तुम ज्यादा खाना नहीं खाया ना एक ही टाइम, नहीं तो हार्ट के ऊपर प्रेशर आ जाएगा। मैंने आई नो फ्यू एग्जाम्पल्स कि पेशेंट हार्ट अटैक आया था, ठीक हो गया, 2-4 महीने के बाद में वो भूल गया और दोस्त के पास खाने के लिए गया और दोस्त ने बहुत प्यार से उसके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया खाना बनाया, स्वीट बनाया, और उसने भी बहुत स्वीट पसंद था तो बहुत स्वीट खाना खाया, और उसका दुर्दैव अनफॉर्चुनेटली वो पेशेंट खाना खाने के बाद उसके डाइनिंग हॉल से उठ के फ्रंट हॉल में आके बैठा और गप्पे मारने को शुरू कर दिए, अरे वाह बहुत बढ़िया खाना था, ऐसा था वैसा था, मैं बहुत दिन के बाद खाना खाया करके, और बात करते करते वो लुढ़क गया, ही डाइड ऑन स्पॉट। ऐसे कम से कम मुझे 3 या 4 केसेस मालूम है कि जो एक्सपीरियंस ऐसा हमें बताया कि क्या हो गया था तो ऐसा हुआ था। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उसने ज्यादा मात्रा में खाना खाया था। तो दिस यू शुड अवॉइड। सो दीज आर द प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स इन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। फिर जब इंटेंसिव कोरोनरी यूनिट में एडमिट करते तो ये सब दागिने ऑर्नामेंट्स वहां पे लगे रहते हैं और उससे उसे इलाज किया जाता है। अभी एंजियोप्लास्टी में क्या होता है? ये बलून एंजियोप्लास्टी, ये स्टेंट है, ये इलास्टिक रिकॉइल है। तो ये एंजियोग्राफी कैसी करते पता है? एनीबडी, और यू वांट एक्सप्लेनेशन ऑफ एंजियोग्राफी हाउ इट इज डन? एनीबडी? No, सर sir. एक्सप्लेन करो, सर एक्सप्लेन करो। प्लीज एक्सप्लेन सर। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। तो ये हार्ट है और इसकी एक कॉर्नरी आर्टरीज है। अभी एक कॉर्नरी आर्टरी ब्लॉक हुई क्या नहीं वो कैसे देखते हैं? तो पुराने जमाने में ये जो जांघों में आर्टरी, इसको क्या कहते हैं? यस, कैन यू टेल द नेम ऑफ दिस आर्टरी? एनाटॉमी हो गई ना? एक्सटेंशन ऑफ आयोर्टा, हाँ, लेकिन इस कौन सी? फीमोरल आर्टरी, फीमोरल। यस, फीमोरल आर्टरी। तो ये फीमोरल आर्टरी को पंक्चर करके यहाँ से हम कैथेटर डालते थे ऐसा, और वो आगे जाके हार्ट में कोरोनरी आर्टरी तक लाते थे और वहां पे हम फिर डाई इंजेक्ट करते थे। अभी आजकल क्या करते हैं? रेडियल आर्टरी का इस्तेमाल करते हैं। अभी ये आर्टरी यहाँ तक ब्लड यहाँ तक आने के बाद फिर वो डाई इंजेक्ट करते हैं विच इज रेडियो ओपेक। तो डाई इंजेक्ट करके फिर कोरोनरी आर्टरी को विजुअलाइज करते हैं और फिर एंजियोग्राफी में हमें दिखता है। तो ये जो है दिस इज अ स्टेंट। अभी ये कोलेप्सिबल रहता है, इलास्टिक रहता है, तो इसको प्रेस करके वो ट्यूब में डाला जाता है और वो कैथेटर आहिस्ते आहिस्ते आगे ढकेलते ढकेलते जहाँ पे ब्लॉक दिखाई देता है वहां तक दिखा जाता है। वो टीवी मॉनिटर पे दिखता है हमें, और वहां तक जाने के बाद में इसको वहां पे छोड़ दिया जाता है। तो इससे छोड़ दिया तो क्या होगा? ये ट्यूब जो कवर है उसको वापस खींच लिया, तो ये जो कंप्रेस करके रखी थी वो ओपन हो जाती है, और ओपन होने से ये जो ब्लॉक था ये खुल जाता है। तो दिस इज कॉल्ड बलून एंजियोप्लास्टी। ये मेडिकेटेड भी होती है, तो मेडिकेटेड होने की वजह से मेडिसिन वहां पे रिलीज होता है और वो ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ था उसको कम करने के लिए मदद करता है। सो मेडिकेटेड स्टेंट आजकल डालते हैं। और यदि ये स्टेंट कब डालते हैं? जब एक आधी आर्टरी ब्लॉक है 50-60%, तो फिर एंजियोग्राफी मेडिकल स्टेंट डाला जाता है। लेकिन यदि 3-4 आर्टरी ब्लॉक है तो ऐसे पेशेंट को फिर कोरोनरी बाईपास सर्जरी की जाती है। तो ये जो आर्टरी 2-3 ब्लॉक है तो फिर एक ग्राफ्ट लेते हैं, यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी, ये रेडियल आर्टरी हाथ की निकालते हैं। पहले पुराने जमाने में विनस ग्राफ्ट डालते थे, अभी आर्टेरियल ग्राफ्ट डालते हैं। तो वो ग्राफ्ट वहां पे बिठा देते हैं, फिर ये चैनल चालू हो जाता है और ब्लड प्रेशर, वो जो हिस्से को ब्लड प्रेशर ब्लड सप्लाई नहीं होता था वो चालू हो जाता है। तो दिस इज बाईपास सर्जरी। लेट कॉम्प्लिकेशन, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, पैपिलरी मसल रप्चर, हार्ट अटैक, कार्डियक फेल्योर, ये सब होते हैं। ये एंजियोग्राफिक ब्लॉक आपको बताए कि ये
डाई इंजेक्ट किया और फिर एक्सरे लिया तो वहां पे दिखता है कि ये डाई यहाँ से आ गया, ये रास्ता छोटा हो गया, सो दिस इज अ कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक। तो ये हम एंजियोग्राफी पे देखते हैं इस प्रकार की, ये आर्टरी है, ये ब्लॉक है, दिस इज वन कोरोनरी आर्टरी, दिस इज अनदर कोरोनरी आर्टरी, और ये काले रंग के यहाँ से यहाँ तक ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक है। ये दो ब्लॉक होने की वजह से इसे बाईपास ऑपरेशन करने के लिए कहा गया था, लेकिन इसने योग का अभ्यास किया और 1 साल के बाद में देखो जो ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक था इतना ही बचा और ये पूरी मात्रा में गायब हो गया और उसे ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसी प्रकार ये साधक को एंजियोप्लास्टी करने के लिए कहा गया था। उसने 1 साल अभ्यास किया और 1 साल के बाद में ये ब्लॉक पूरी मात्रा में गायब हो गया, उसको एंजियोप्लास्टी करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये मॉडर्न ट्रीटमेंट है हार्ट अटैक के लिए। लेकिन हम योग दे सकते हैं, उसको कब दे सकते हैं? हमने प्रिंसिपल्स में सुना था कि इमीडिएटली डिस्चार्ज होने के बाद उसे हम योग का अभ्यास नहीं दे सकते हैं, उसे थोड़ा वेट करना है बिकॉज हिज हार्ट इज ऑलरेडी वीक, सो इनिशियली वी शुड नॉट गिव दिस। लेकिन जब योग का अभ्यास शुरू करेंगे तो वी हैव टू इम्प्रूव द सर्कुलेशन इन बॉडी विथ 100% ऑक्सीजन विच कैन बी अचीव्ड बाय कपालभाति, उज्जयी, प्राणधारणा, अनुलोम विलोम, शीतली, शीतकारी, भ्रामरी। देन उड़ियान दे सकते हैं, अग्निसार नहीं देना है क्योंकि अग्निसार देने से हार्ट के ऊपर प्रेशर आएगा। लेग मूवमेंट्स दे सकते हैं। अब ये हम कहते हैं कि ब्लॉक निकल गए, तो ये क्या होता है सच में? तो हार्ट हैज गॉट फैंटास्टिक ब्लड सप्लाई। ये देख रहे हैं आप, इतना देखो, सी द ब्लड सप्लाई टू द हार्ट। अभी ये आर्टरी ये इलाके को ब्लड सप्लाई करती है, लेकिन ये जो आर्टरी है इसकी जो आखिरी की ब्रांच निकली ये भी यहाँ पे सप्लाई करती है। मतलब ये इलाका जो है इट इज गेटिंग ब्लड सप्लाई फ्रॉम दिस आर्टरी, फ्रॉम दिस आर्टरी, फ्रॉम दिस आर्टरी। उसी प्रकार यहाँ पे ये हृदय का जो हिस्सा है उससे ब्लड सप्लाई ये आर्टरी से हो रहा है, ये आर्टरी से हो रहा है, इसके भी कुछ ब्रांचेस से हो रहा है। इसीलिए यदि एक आर्टरी ब्लॉक हो गई तो पूरी मात्रा में वो इलाके को खून का सप्लाई बंद नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा मिलते रहता है। लेकिन अभी ब्लॉकेजेस गए हम कहते वो कैसे होता है? जब हम एंजियोग्राफी की तो ये आर्टरी यहाँ पे ब्लॉक हो गई तो ये बंद हो गई। फिर कुछ दिन के बाद हम एंजियोग्राफी करते तो बोलते अरे ब्लॉक गया, ये दूसरी आर्टरी दे। वो कैसे होता है? तो जैसे हम ट्रैफिक का सेंस देखो कि एक रोड के ऊपर बहुत ट्रैफिक है, फिर वो हवलदार क्या करता है, वो आता है, अरे ऐसा करो आप वो पीछे के रास्ते से चले जाओ, वो पीछे जाता है और वहां से पूरी ट्रैफिक डाइवर्ट करता है और फिर थोड़ी देर के बाद वो पूरा क्लियर हो जाता है। उसी प्रकार ये आर्टरी ब्लॉक हो गई तो दिस आर्टरी टेक्स ओवर द फंक्शन ऑफ दिस आर्टरी। ये आर्टरी का काम ये आर्टरी ले लेती है और आहिस्ते आहिस्ते ये उसकी साइज की हो जाती है और फिर हम कहते कि अरे ब्लॉक गया। ब्लॉक कैसे गया? तो ये आर्टरी ने इसका काम पूरा संभाल लिया और ये इसकी जो बारीक साइज है वो बड़ी हो गई और ये जो ब्लॉक हो गई तो दिखाई नहीं दे रही ये ब्लॉक, ये बड़ी होने की वजह से। इसीलिए ब्लॉकेजेस गए मतलब कोलैटरल सर्कुलेशन ओपन हो गया। तो दिस कोलैटरल सर्कुलेशन ओपन हम योग के अभ्यास से कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशंस क्या करते हैं हार्ट अटैक में? कार्डियोग्राम, 2D एको, सीरम कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल, स्ट्रेस टेस्ट एंड एंजियोग्राफी। What is the best treatment for the heart attack? Don't take anything to the heart. यदि टाइम बचा तो आगे वापस इसकी स्टोरी में बताऊंगा। अभी इसमें प्रिंसिपल्स क्या हमने पहले देखे थे कि इमीडिएटली यू विल नॉट। सर 1 मिनिट, हा तुमचा आवाज थोडासा कमी येतोय सर, लो झालेला आहे. लो झाला, एनर्जी भरतो थोडीशी, आता पाणी पितो अजून थोडं। काय दिवसामध्ये कंटिन्युअस बोलून बोलून संध्याकाळच्या सेशनला आवाज कमी होतो जरा। सिस्टमचा काहीतरी प्रॉब्लेम आहे. तुमचा आवाज बरोबर आहे, सिस्टमचा काहीतरी प्रॉब्लेम आहे. अच्छा, तुम्हाला ऐकू येते बरोबर? ऐकू येतंय पण सिस्टम एकदम डाऊन झाल्यासारखं वाटतंय. बर बर, ठीक है। तो हमने देखा था प्रिंसिपल्स ऑफ योगा प्रैक्टिसेस फॉर हार्ट पेशेंट। तो लास्ट टाइम अपन डिस्कस किया था यदि पेशेंट डिस्चार्ज हो गया तो तुरंत दूसरे दिन उसे हम योग का अभ्यास नहीं देंगे, उसे पहले पूरा रिकवर होने देंगे। और जब डॉक्टर ने उसको बताया कि अभी तुम घर के बाहर जा सकते हैं, ऑफिस में जा सकते हैं, वो समय ही इज फिट फॉर गिविंग योगा प्रैक्टिसेस। लेकिन
वो समय तक हमें रुकना नहीं है, क्योंकि डिस्चार्ज होने के बाद दूसरे दिन पेशेंट आएगा, फोन करेगा मुझे योगा सिखाओ, तो उस समय उसे क्या देना है, हमें सिर्फ ब्रेथ अवेयरनेस, प्राण धारणा, फिर अनुलोम विलोम 5 बार, फिर ओंकार, गायत्री एंड मेडिटेशन, और फिर थोड़ा सा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, बस इतना ही देना है। यदि आप उसको बोलेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं करना है, अभी 3 महीने एकदम आराम करना है, तो दूसरे टीचर को बुलाएगा, इसलिए उसे ना बोलना नहीं है और फिर इतना ही अभ्यास देना है। जैसे जैसे उसकी डेली एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, फिर हम उसे आहिस्ते आहिस्ते स्टेप बाय स्टेप एज पर हिज कैपेसिटी वी कैन गिव योगा प्रैक्टिसेस. More stress should be given on breathing techniques. Asanas should be performed according to one's individual capacity. आसन का अभ्यास हमें उसकी इंडिविजुअल कैपेसिटी से देना है, एंड सी दैट फाइनल स्टेज इन asanas and kriyas also should not be enforced on him. नहीं नहीं आज करना ही है तुम्हें, जितना कर सकता है उतना कर ले. So this is about heart attack. Then coming to the valvular diseases of the heart, these are mechanical defects. They need medical or surgical line of treatment. Yoga modules are what maximum can be given. किताब में जो दिए है वो maximum you can give, लेकिन वो first day आप introduce नहीं कर सकते हैं. It is not mandatory to give whole of the yoga module to the heart attack patient on the very first day. As it comes under acute condition, should start एलोपैथी. हॉस्पिटल से हो गया, बाद में हम इसको सिर्फ प्राण धारणा, अनुलोम विलोम, ये मैंने आपके बताया आपको. फिर आगे चल के जैसे जैसे उसकी सुधार हो जाएगी, फिर हम उसे शवासन, अर्ध हलासन, 1 लेग से दे सकते, पवन मुक्तासन, अर्ध पवन मुक्तासन दे सकते, क्रोकोडाइल पोजिशन दे सकते, हृदय स्तंभासन. हाँ, हृदय स्तंभासन ये थोड़ा मैं अलग एक अभ्यास बताता हूँ. इसमें हम दोनों हाथ यहाँ पे रखते हैं और सांस भरते भरते दोनों हाथ सीधे करेंगे, फिर सांस छोड़ते छोड़ते यहाँ पे आएंगे. तो ये 3 प्रकार में कर सकते हैं. एक, दोनों हाथ ऊपर लेना है, फिर नीचे लाना है, फिर दोनों हाथ इस प्रकार करना है, फिर आगे आना है. फिर तीसरा प्रकार में दोनों हाथ आगे लेना है सांस भरते भरते, और सांस छोड़ते छोड़ते वापस लाना है. सो दिस इज हृदय स्तंभासन. दिस आई एम एडवोकेटिंग फॉर हार्ट अटैक पेशेंट. देन सिटिंग में भुजंगासन, प्रोन पोझिशन में भुजंगासन. इटिमॉलॉजी काय असेल स्तंभासन म्हणजे नक्की? दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ काय बोलले ते हम? नाही, ओके हे अंबिका कुटीरमध्ये शिकवलं होतं ते ओके, मी ओके, हार्ट सर. अटॅकचे पेशंट. ओके ओके सिटिंग पोजीशन मध्ये वज्रासन, पर्वतासन, गोमुखासन, वक्रासन, मंडूकासन, ब्रह्म मुद्रा, एज पर हिज कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से हमें देना है. स्टैंडिंग में ताड़ासन, चक्रासन, मेडिटेटिव सुखासन, पद्मासन. पद्मासन यदि वो बैठ सकता है तो हम उसे कह सकते हैं, नहीं तो जबरदस्ती नहीं करना है. फिर प्राणायाम में अनुलोम विलोम, उज्जयी, शीतली, शीतकारी, भ्रामरी. अनुलोम विलोम 10 राउंड, उज्जयी 3 राउंड, शीतली 5 राउंड, शीतकारी 3 राउंड, भ्रामरी 3 राउंड. शुद्धि क्रिया में कपालभाति, लाइट कपालभाति विदाउट फोर्सफुल एक्सलेशन, ये हमें हमेशा के लिए ध्यान रखना है. ब्लड प्रेशर पेशेंट और हार्ट अटैक पेशेंट, इनको हम फोर्सफुल एक्सलेशन की कपालभाति नहीं देंगे. और जल नीति डेली हैज टू प्रैक्टिस. सो दीज आर द प्रैक्टिसेस यू कैन गिव फॉर हार्ट अटैक पेशेंट. मंत्र चैंटिंग, लघु लहरी, अनुलोम विलोम, ओंकार, गायत्री एंड मेडिटेशन. लघु लहरी, it is successive chanting of Omkar in one session only. So how it is done, I will just show you. जैसे हम ओंकार करते हैं तो सांस भरते और एक ही इसमें पूरा ओम का चैंट करते हैं, तो इसमें हम रिपीटेड करेंगे. कैसे करते देखेंगे. ओम like that you have to do. So this is for heart attack. Valvular diseases, नाम सिर्फ ध्यान में रखो. mitral stenosis, mitral regurgitation, aortic stenosis, patent ductus arteriosus. ASD means atrial septal defect, VSD ventricular septal defect and Fallot's tetralogy. अब ये सब मैकेनिकल डिफेक्ट है, इसमें योग का काम नहीं है. ये वॉल्व है, ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये
दोनों के बीच में ये वॉल्व है, ये वॉल्व है, दिस इज माइट्रल वॉल्व, दिस इज ट्राइकस्पिड वॉल्व, फिर ये आयोर्टिक वॉल्व। अभी ये खून यहाँ से आयोर्टा में जाता है, सो दिस इज आयोर्टिक वॉल्व एंड दिस इज पल्मोनरी वेसल के लिए जाता है, ये पल्मोनरी वॉल्व। जब खून यहाँ से यहाँ तक आता है तो ये वॉल्व खुल जाता है। जब ये खून यहाँ से इस लंग के तरफ जाना है तो ये वॉल्व बंद हो जाता है, नहीं तो क्या होगा, ये वापस ब्लड इसमें जाएगा। अभी ये दिन में कितने बार काम करता है, एनी आइडिया? दिन की बात छोड़ो, 1 मिनट में कितने बार करता है? 70 टाइम्स 70 टाइम। तो एक दिन में कितना मल्टीप्लाई होगा? वही मल्टीप्लाई करना होगा मल्टीप्लाई बाय 60, वो 1 घंटे का होगा। मल्टीप्लाई बाय 24, एक दिन का हो गया। सो दैट मच टाइम दिस वॉल्व इज वर्किंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑल द वॉल्व, ये वॉल, ये वॉल, ये वॉल सब। तो ये कभी कभी थक जाते हैं और कभी उसमें बीमारी हो जाती, तो उसको यदि ये अकुंचन हो गया तो उसको कहते हैं स्टेनोसिस। यदि ये पूरी तरह से बंद नहीं हो रहा है तो उसको कहते हैं रिगर्जिटेशन होता है। अभी ये जो है, ये वॉल जो दीवार है, ये दो वेंट्रिकल के बीच में है। अभी कभी इसमें सुराख होता है, कभी आपने सुना होगा, अरे उसके हृदय में सुराख है, हृदयाला छिद्र है, म्हणजे काय, ये वॉल जो है यहाँ पे ओपनिंग है, तो इसको कहते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये दो वेंट्रिकल है ना, तो इंटर वेंट्रिकल जो सेप्टम है उसको वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं, और इसमें सुराख होगा तो उसको कहते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, और दो एट्रियम के बीच में होगा तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। अभी इसमें क्या होगा, ब्लड शॉर्टकट मारेगा, अशुद्ध रक्त यहाँ से आ गया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में आ गया। फिर ये जब पंप करेगा तो ये पूरा ब्लड इधर से लंग जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सुराख होने की वजह से ये खून यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे कौन सा खून है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, शुद्ध रक्त है, तो इट विल गेट मिक्स्ड विद द प्योर ब्लड एंड इट विल गो टू द सर्कुलेशन फॉर ऑल ओवर बॉडी। So these are all mechanical defect, it needs surgical correction। तो इसलिए योग का इसमें अभ्यास कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन यदि ऑपरेशन हो गया तो बाद में हम उससे आहिस्ते आहिस्ते योग का अभ्यास दे सकते हैं, ताकि उसका ऑक्सीजनेशन बढ़ सकता है। अभी अगली बीमारी है एनीमिया। एनीमिया मतलब जब रक्त में, खून में हीमोग्लोबिन होता है, उसकी लेवल कम हो जाती है, उसको एनीमिया कहते हैं। अभी नॉर्मल लेवल क्या है, दैट यू मस्ट नो, 10 to 15 ग्राम्स %, यदि या 80 to 100%, ये दोनों तरीके से लिखा जाता है। यदि ये 8 ग्राम से 9 ग्राम से नीचे गया या 60% से नीचे गया तो हम उसे कहते हैं एनीमिया हो गया। अभी ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इसमें जो हीम घटक है, इट कैरीज ऑक्सीजन, पूरे शरीर के इंद्रियों को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम ये ट्रक करती है, हीम करती है। यदि हीमोग्लोबिन कम हो गया तो क्या होगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, इसलिए एनीमिया नहीं होना चाहिए। अभी एनीमिया क्यों हो सकता है, तो हमारे शरीर में खून तैयार होता है, और व्हाट इज द लाइफ ऑफ द रेड ब्लड सेल, एनीबॉडी टेल, डॉक्टर? 120 days 120 days। हाँ, तो हर 120 दिन को आरबीसी डिस्ट्रॉय होता है, नया आरबीसी तैयार होता है। अभी यदि ये बैलेंस बिगड़ गया, डिस्ट्रक्शन बढ़ गया और प्रोडक्शन कम हो गया तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। अभी डिस्ट्रक्शन बढ़ गया या ब्लड लॉस ज्यादा हो गया तो भी ऑक्सीजन आरबीसी लेवल कम हो जाएगी। तो एक्सेसिव ब्लीडिंग कब होता है, पहले डाइटरी डिफिशियंसी, बिकॉज रॉ मटेरियल जो लगता है ब्लड आरबीसी बनाने के लिए, वो यदि सही नहीं होगा तो इसलिए ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाए तो ये हो सकता है, विटामिन डिफिशियंसी से हो सकता है। बोन मैरो में कुछ डिफेक्ट है, क्योंकि बोन मैरो में आरबीसी तैयार होता है। फिर एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, वॉमिटिंग, कफ एंड एक्सपेक्टोरेशन, पाइल्स, ब्लीडिंग फ्रॉम वुंड, ब्लीडिंग इन मेंसेस, ये यदि ज्यादा मात्रा में हो गया तो सडन ब्लड लॉस होने की वजह से एनीमिया हो सकता है। ये एक्यूट हो सकता है या क्रॉनिक हो सकता है। एक्यूट कब हो सकता है, जब सडन ब्लड लॉस हो गया, मार लग गया और सडन 1 लीटर ब्लड बह गया। या क्रॉनिक कब हो सकता है, पुअर डाइट की वजह से हो सकता है। या कभी कभी पाइल्स में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा खून जाता है,
मेंसेस में क्या होता है, कभी कभी ज्यादा खून जाता है, तो फिर ये क्रॉनिक एनीमिया हो सकता है। अभी इसमें ट्रीटमेंट क्या है? ग्रीन वेजिटेबल्स, पालक, मेथी। व्हेन हीमोग्लोबिन इज बिलो 7 grams, यूजुअली गिव एडिशनल सप्लीमेंट, आइदर आयरन इंजेक्शन देते हैं या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं। और 9 ग्राम के ऊपर होगा तो फिर मेडिकल ट्रीटमेंट, देयर यू कैन यूज योगा एज ए एडजुवेंट। ऐसे पेशेंट को हम योग का अभ्यास दे सकते हैं ताकि उसका ऑक्सीजनेशन, हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, ऑक्सीजनेशन बढ़ सकता है। अभी इसमें हम क्या क्या दे सकते हैं? तो पहले तो उसको ग्रीन वेजिटेबल खाना ही है। योग में प्राण धारणा, कपालभाति, उज्जयी, अनुलोम विलोम, ओंकार, गायत्री, मेडिटेशन, ये सब दे सकते हैं ताकि उसकी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सही ढंग से काम करेगी, तो वो ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड आरबीसी प्रोडक्शन को मदद करेगा। आसना शुड बी गिवन एज पर कैपेसिटी विच विल डिपेंड अपॉन इंडिविजुअल पेशेंट्स capacity, and these asanas should be there given for improving the lung capacity। इसमें क्या क्या दे सकते हैं हम? पवन मुक्तासन, अर्ध हलासन, क्रोकोडाइल पोजेस, अर्ध भुजंगासन, शलभासन, अर्ध भुजंगासन, ताड़ासन। इस सभी में क्या होता है? चेस्ट के जो इंटरकॉस्टल मसल्स है उनकी इलास्टिसिटी बढ़ने के लिए मदद होती है। फिर आगे है ब्लड कैंसर। ये नाम थोड़ी ध्यान में रखिए, एक नाम ध्यान में रखा तो भी बस है, ज्यादा ये इसमें जाने की जरूरत नहीं। ल्यूकीमिया, अभी इसमें प्रकार है, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, एक्यूट लिम्फॉइड ल्यूकीमिया, क्रॉनिक लिम्फॉइड ल्यूकीमिया, देन हॉजकिन एंड नॉन हॉजकिन, ये सब ब्लड कैंसर्स है। तो इसमें हम इन्वेस्टिगेशन क्या करते हैं? हीमोग्लोबिन, फिर WBC काउंट, ट्रीटमेंट मेडिकल है, योगा एज कैन बी ट्रीटेड एज ए एडजुवेंट थेरेपी। कैंसर के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में बताया कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स। वी कैन नॉट क्योर द कैंसर पेशेंट, बस यू कैन गिव हम योगिक प्रैक्टिसेस टू बूस्ट द मॉरल and improve the general functioning of the body by improving the oxygenation. So for that what we will give? Pranadharana, Kapalbhati, light starting with 10 to 20, slowly increasing as per capacity, Ujjayi, Kriya Yoga, Anulom Vilom, Onkar, Gayatri, Shitali Pranayam, meditation. Asana should be given we should not be given without proper examination of the patient by ruling out involvement of any other part of the body। ये क्यों कह रहा है? क्योंकि कुछ एनीमिया के पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनमें कारण क्या है पता नहीं है, तो स्प्लीन बड़ा हो सकता है, स्प्लीन बड़ा होगा तो फिर उसे आसन देने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए टोटल फिजिकल एग्जामिनेशन शुड बी डन प्रॉपरली एंड देन यू शुड गिव योगिक प्रैक्टिसेस। एनीमिया फिर कभी कभी कैंसर की वजह से भी हो सकता है। फिर कैंसर होगा तो फिर वो कहाँ पे है पता चाहिए, फिर सेकेंडरीज है क्या पता चाहिए। एंड अनदर थिंग, यदि एनीमिया होगा पेशेंट को, रक्त हीमोग्लोबिन कम होगा, तो वो ऐसा ही पेशेंट वीक होता है, और ऐसे वीक कंडीशन में उसे हम ज्यादा मात्रा में आसन का अभ्यास नहीं देंगे। तो विल गिव आसना एज पर इट्स कैपेसिटी। उसकी ताकत जितनी है, जितना वो आसानी से कर सकता है, उतना ही हमें उसे आसनों का अभ्यास देना है। तो ये खत्म हो गया रेस्पिरेटरी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। एक 5 मिनट में दे सकता हूँ, कुछ सवाल पूछने का होगा तो आप पूछ सकते हो।